तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पाठ नंबर 2। पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर। तो इस पाठ को मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये वीडियो का भाग 2 है। भाग 1 के अंदर जो है मैंने आपको बता दिया था काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर की। ऑलमोस्ट आधा चैप्टर ख़त्म हो चुका था हमारा उसके अंदर, जिसमें हमने जाना था कि जब हड़प्पा सभ्यता चली गई कुछ हज़ारों साल के बाद में राजा लोग बनने लगे, लोगों के समुदायों के सरदार बनने लग गए। हमने खास जिक्र किया था मगध का, जहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र आया। उनके कुछ वंश थे जिन्होंने जो है आगे बढ़ा दिया। अशोक का जिक्र आया जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। और बहुत सारे हजारों की संख्या में अभिलेख लिखवा दिए, वो अभिलेख जो हमको मिल गए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले वाले भाग में। तो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और साथ में आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, नोट्स, इंपॉर्टेंट जो भी चाहिए होते हैं, MCQs वगैरह, तो उनको लिखा हुआ मिलेगा। वीडियोज़ भी ऐड करता जाऊँगा मैं टाइम के साथ में। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेज का भी, प्लेलिस्ट का भी देख लेना। चलो अब शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये नाम याद रखना, आज भी काम आएगा। ये जो प्रिंसेप था ना, इसने क्या किया था, इसने जो है मतलब अंग्रेज़ों का राज चल रहा था ना जब भारत में, तो इसने जो है यहाँ पे ब्राह्मी और खरोष्टी इन लिपियों का मतलब निकाल दिया था। क्या हुआ था कि जो भाषा थी ना इतिहास के अंदर, उस भाषा को पढ़ा नहीं जा रहा था। जो लिखे हुए थे शब्द उनको नहीं पढ़ा जा रहा था। तो उसको पढ़ने के लिए जो है यहाँ पे इस बंदे ने बड़ा दिमाग लगा दिया, इनका मतलब निकाल दिया। जो 2 भाषाएं थी और इसने पूरा इतिहास बदल दिया। मतलब कि जो चीज़ें हमें पता ही नहीं थी ना, जो कहानियाँ, जो राजाओं के नाम, जो अभिलेख लिखे हुए थे, जो भी कुछ हमें पता था वो सिर्फ हम अंदाज़ा लगा रहे थे। इस बंदे ने असलियत बता दी, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें पेश हुई। अब ये सारी चीज़ें हमने ये जो है मौर्य वंश आ गया था हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य, और ये इसका जो है अर्थशास्त्र नाम की फेमस किताब से हमें मिले थे ये सारे डाटा। ये जो है कुछ यहाँ पे दिखा रखा है आपको कि यहाँ पे कुछ अभिलेख मिले हमें लिखे हुए, छोटे बड़े अलग अलग टाइप के। तो ये चीज़ें हमने जान ली थी सारी की सारी। और अब हम बात करने वाले हैं, कुछ राजा लोग जो है अपने आप को देवता का दर्जा देने लग गए थे। जैसे कुषाणों का बात हुई थी यहाँ पे, उनके सिक्कों में दिखाई पड़ा जो कि सीधा सीधा कि वो अपने आप को जो है भगवान बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समय बदलता गया और हम यहाँ पे पहुँच गए थे। इससे पहले का हमने कर दिया था पूरा पिछले वाली वीडियो में। बदलता हुआ देहात, देहात होता है गांव, जो विलेजेस होते हैं हमारे। तो वो जो गांव थे ना वो बदल रहे थे, समय जा रहा था और नए राजा आ रहे थे। राजाओं के हिसाब से जनता बदलती चली गई। जनता में राजा की छवि, राजा ठहरे अमीर आदमी, नहीं अमीर नहीं, बहुत अमीर आदमी, वो हम जैसे तुच्छ लोगों से क्यों मिलने आएंगे, ये सोच थी लोगों की। कोई मिलना ही नहीं चाहता था। कोई राजा जो है, सिर्फ राजा का काम क्या था, कर वसूलो, आहा पैसा ही पैसा होगा, हमें तो सोना चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। जनता से पीट पीट के लाया जाता। तो जनता के ऊपर जो है, जो भी आवाम थी उनके ऊपर बेरहमी करी गई थी। सो जनता के अंदर जो है राजा की छवि कुछ ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर चीज़ों में हमने देखा है जो इतिहास है, तो वहाँ पे हमें पता चला है कि वहाँ पे छवि जो है राजा की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कोई जनता जो है उसको पसंद नहीं करती थी, किसी भी राजा को। यहाँ पे हमें कुछ जातक कथाएं मिलती हैं, कहानियों के नाम है ये, ठीक है। पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। ये पाली भाषा जो है, मतलब जैसे आम बोलचाल की, जैसे प्राकृत भाषा है ना, उसी को बोला जाता है पाली भाषा भी, ठीक है। मतलब ऐसे लोकल भाषा बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे लिखा गया था, गणतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच यह पता लगाने के लिए गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब कोई भी राजा है, अमीर आदमी है बोल सकते हो आप, तो वो क्या सोचे, चलो देख के तो आए एक बार क्या सोच रही है जनता हमारे बारे में। तो वो भेष बदल के जाता है, तो क्या पता लगता है, देखो तुम आगे सुनो थोड़ा सा। तो एक एक कर सब ने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कह दिया। अब राजा, उनको थोड़ी ना पता ये राजा है, लेकिन राजा को बोल रहे सब भला बुरा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करती हैं, जो लूटपाट करने वाले आते हैं, चोर डाकू उनको बोलते हैं, डकैत, ठीक है। उन पर हमला करते हैं और दिन में
कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी उन पर हमला करते हैं कि टैक्स दो टैक्स दो। तो करे क्या, ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए लोग गांव छोड़कर भागने लग गए और जंगलों में जाकर बस गए। समझ रहे हो उनके हालात, आप खुद इमेजिन करके देखो ये चीजें। अगर होता है ऐसा, मतलब रात में भी चोरी, दिन में भी चोरी, चोरी है वो कर, इतना कर आ गया जो, तो जनता जो है गांव छोड़ छोड़ के भाग गई कि अब कहाँ से लोगे कर, हम मिलने ही नहीं वाले तुमको। अब उसके बाद में क्या हुआ, कुछ उपज बढ़ाने के तरीके सामने आए, धीरे धीरे समय बदलता गया, हथियार सामने आते गए, बहुत अलग अलग प्रकार के हथियार हमें देखने को मिले। और पहला हथियार था हल का हथियार, खेती बढ़ाने में बहुत काम आया। शुरुआत में जो है एक लोहे की फाल होती, मतलब पत्ती बोल सकते हो आप एक तरीके से, तो वो जो है एक फाल की मदद से उसको खोदा जाता पूरा, और इस तरीके से जो है खेती अच्छी होने लगी, पैदावार जो है ज़्यादा होने लगी ज़्यादा इलाके में। लेकिन ये वहीं काम आई जहाँ पे मिट्टी ठीक ठाक थी, खुद जाती थी उससे। कुछ इलाके तो ऐसे थे जहाँ पे उसको गाड़ो, खोदेगी क्या, वही टूट जाती। अब ऐसे बुरे हालात में, मतलब वो जो लोहे की फाल थी, जो पत्ती थी, उससे भी मजबूत मिट्टी जमी पड़ी है, तो वो मिट्टी वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आती। कुछ इलाके जहाँ पे घास जमी हुई है, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें काम नहीं आती थी। तो वहाँ पे जो है खुदाली की मदद से उनको खोदना पड़ता, और जो कि एक मेहनत भरा काम था इस हल के बजाय। ठीक है, हल में मेहनत लगती, लेकिन उसमें तो कुछ ज़्यादा ही लगती थी। उसके अलावा जो है तौर तरीके बदलते चले गए, सिंचाई की सुविधाएं आई, लोगों के पास जो है कुएं, तालाब और कहीं कहीं पर तो नहरें, ये लोगों ने खुद ही बना बना के निकाल ली कि हम यहाँ से लेके जाएंगे एक नहर। तो ऐसे बना बना के जो है अपनी सिंचाई का जुगाड़ उन लोगों ने कर लिया था। अब जो ग्रामीण समाज था उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं थी। विभिन्नताएं बोले तो देखो, एक राजा है, ठीक है, एक राजा है जो बड़े इलाके में राज कर रहा है, उसके अधिकारी हैं, उनकी भी एक वैल्यू है, रेप्यूटेशन बोल सकते हो। लेकिन गांव के अंदर भी ऐसा था, गांव के अंदर जो गांव का मुखिया होता था, मुखिया वो आदमी बनता था उस टाइम पे जो जिसके पास गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी। तो वो जो है यहाँ पे बताया गया है कि वो राज करता था गांव पे, उसकी पुश्तें, आने वाली पुश्तें भी उस पर राज करती उस गांव पे, ऐसा चलता था उस टाइम पे। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया गया है, यानी कि घर, गृहपति का यहाँ पे मतलब भी बता रखा है कि घर का मुखिया होता है, घर में जो चीज़ें हैं उनका ओनर होता है। तो जो ये गृहपति थे, जो छोटे किसान थे या फिर आम जनता थी ना, मतलब जिनके पास कुछ नहीं था ज़मीन के नाम पे, तो वो जो है उनका शोषण भी झेलते थे। जो बड़े थोड़े से मतलब अच्छे किसान थे, हाई लेवल के किसान थे, जिनकी रेपुटेशन थी, मतलब ज़मीन गांव में सबसे ज़्यादा इनके पास है भैया, तो वो लोगों की दबाव, सारी जो है दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती थी। अब देखते हैं आगे, भूमिदान और नए सम्भ्रात ग्रामीण। भूमिदान, जनता और ज़मीन दोनों इतनी थी, जनता तो थी नहीं, मतलब जो थी उसको मार रहे हैं, ऐसे बेरहमी के साथ में कत्लेआम हो रहा है। तो ज़मीन का क्या सीन चल रहा था, ज़मीन के अंदर क्या हुआ था, लोगों ने जो है बहुत सारे ताम्र पत्थर में हमें देखने को मिली है ये सारी चीज़ें। ताम्र पत्थर होते हैं कि तांबे से मतलब कुछ लिख दिया जाता है ना, तांबे के ऊपर ऐसे तांबे की पत्ती होती है, उसके ऊपर लिख दिया जाता है, किसी पता नहीं कैसे लिखते हैं। तो उन ताम्र पत्थरों से हमको देखने को मिली है ये कि यहाँ पे पूरी कहानियाँ, बहुत सारे अभिलेख हमको मिले हैं कि भूमि उस टाइम पे दान दी जाती थी। बोला, एक राजा आया दूसरे राजा से, ये लो सर, हमने समझौता किया है आपसे और हम आपको देते हैं ये 5 गांव, ये आज से आपके हुए, यहाँ से कर वसूली जो कुछ भी होगा आप रख लो। वाह, सामत किसकी आई बताओ, तुम सोचो जरा, गांव वालों के हालात बुरे हैं, राजा भाग गया वहां से, हमला किया, तब उन गांव वालों को दिक्कत, मर रहे हैं, दूसरे को सौंप दिया, वो ज़्यादा कर वसूली करेगा तो उनको दिक्कत, मतलब कुल मिला के वो जो गांव वाले लोग हैं ना, उन्हीं को दिक्कत आ रही थी। अब यहाँ पे बताते हैं उस टाइम में जो है ना, महिलाओं को ज़्यादा मतलब ऐसे ज़मीन के ओनरशिप नहीं थी महिलाओं के पास में, महिलाओं को ज़मीन नाम नहीं होती थी। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन केस भी हमें देखने को मिले हैं। बताते हैं, प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासकों चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उनका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था और ये भी अच्छा वंश था, महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था कि वो उसको कभी जाके दान कर सके। लेकिन एक अभिलेख से हमें पता चला है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी। ये जो लड़की थी ना इनकी, ये बेटी थी, ये ओन करती थी ज़मीन, जबकि और महिलाओं का हमें यहाँ पे देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला। और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि क्योंकि वह एक रानी थी, सिंपल सी बात है, अब राजा की बेटी है तो किसी दूसरे राजा से विवाह होगा, तो रानी थी, इस वजह से भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता।
आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी और इसीलिए उसका यह उदाहरण एक विरला ही रहा होगा। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया गया हो। कई जगहों पे बोल दिया कि चलो महिलाओं को भी अधिकार दे दो, कई जगहों पे नहीं दिए, ऐसे चलता था पुराने टाइम में, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे बताया गया, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आपको कि क्या हालात थे उस टाइम पे महिलाओं के, जमीन दान क्यों करते थे। अब जमीन दान को लेके बहुत सारी मतलब सोच ऐसे ही पुरातत्वविदों की अंदाजे लगाए जाते हैं। हो सकता है वो समझौता करते हो किसी से, या फिर जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए अपना होता ना कि मतलब यहाँ से जो है आराम से ये इलाका शांति के साथ में छोड़ देते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है भैया, हम क्या बताएं। आप पुरातत्वविद अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, वो अलग अलग विचार आते रहते हैं, ठीक है। चलो आप भी सोच लेना जो हो सकता था उनके लिए क्यों दान करते होंगे, रुतबा दिखाने के लिए भी दान की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सिर्फ अंदाजे हैं ये, ठीक है, कुल मिला के अंदाजे हैं, कोई ऐसे पक्का सबूत यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है कि वो दान करी क्यों जाती थी। और हाँ, यहाँ पे कमाल की बात यह है कि जो जमीन दान करी जाती थी ना, वो ज़्यादातर ब्राह्मणों को ही होती थी, या फिर जो है मतलब एक किसी ऋषि मुनि इन टाइप के लोगों को होती थी। और वहाँ पे से जो है ना ज़्यादातर कर वसूली और जो भी चीज़ें होती थी वो हटा दिए जाते थे सारे के सारे, तो वो वहाँ के लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिल जाता था उस चीज़ का। अब देखते हैं आगे नगर और व्यापार, जो शहर थे, गांव थे वहाँ पे, और व्यापार के क्या हालचाल चल रहे थे 6ठी शताब्दी के अंदर। नगरीय जनसंख्या, संभ्रात वर्ग और शिल्पकार, देखो यहाँ पे बताया जाता है। देखो ये तो ऊपर जो लिख रखा है इन्होंने पहरे में, यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रखी है कि नदी मार्ग के बारे में आपने वैसे सुना ही होगा, सिल्क रूट क्या है, मतलब सिल्क मार्ग जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो उसके अलावा जो है बहुत सारे रास्ते जाते थे, और ज़्यादातर जो शहर थे या इलाके थे ना, वो उन रास्तों के किनारों पर बसे हुए थे। कुछ समुद्र के किनारे, कुछ नदियों के किनारे, कुछ ज़मीन के किनारे, ऐसे बसे हुए थे। मतलब जहाँ से आना जाना जो है दूसरे देशों में या फिर अपने देश में भी ज़्यादा यात्राएं की जाती थी, तो उन रास्तों पे वो शहर बसे हुए थे। अब यहाँ पे जो नगर थे ना, उनकी जनसंख्या ठीक ठाक थी। यहाँ पे हमें देखने को मिला कुछ उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे, थालियाँ, ये चीज़ें हमें मिली है, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है, ये नाम है इनका। संभवतः इनका प्रयोग अमीर लोग किया करते होंगे, क्योंकि भैया जी गरीब के पास इतना पैसा नहीं होता था उस टाइम पे भी, जैसे आज के हालात है। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के हमें गहने देखने को मिले। और कहाँ से आपको लगता है कि सोना चांदी उस टाइम के अगर गरीब लोगों के पास रहा होगा बहुत सारा, तो वो क्यों गरीब थे, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है भैया कि अमीर लोग उस टाइम पे भी राज कर रहे थे, अपने हिसाब से समाज को चलाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पे हमें एक प्रतिमा की भेंट देखने को मिली, मथुरा के अंदर से मिली है ये इसके ऊपर ये देख रहे हो, ये थोड़ा ये रुको, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसको हम नहीं पढ़ पा रहे, नीचे भी लिखा हुआ है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे बता रखा है कि यह मथुरा में मिली एक मूर्ति का भाग है। इस पर प्राकृत में अभिलेख लिखे हुए हैं, और प्राकृत भाषा किसने पढ़ी थी वो जानते हो ना आप, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे देखो, ये थे कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनके नगर। ये सबसे बड़ा इलाका था कुषाणों का इलाका, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था पूरा, और हमला बहुत, मतलब ये लोग ही हमला करते थे ज़्यादातर, ये इधर वाले इधर नहीं आते थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो गुप्त वंश आ गया था। फिर यहाँ पे सातवाहन का जिक्र आया था ना, ये चोर चेल पांडे ये तो इधर ही बसे पड़े, इनके ऊपर ना ज़्यादा हमले हुए ना कुछ हुआ, लेकिन इधर सबसे महत्वपूर्ण इलाका था ये वाला, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी थी और सबसे ज़्यादा हमले भी इधर ही होते थे, ठीक है। मतलब कुषाणों को हमला करना है इधर कर देंगे, इनको हमला करना होगा तो इधर कर देंगे। मतलब कुल मिला के ये ज़मीन अच्छी थी बाकी ज़मीन के कंपेयर में, क्योंकि पहाड़ी इलाके में खेती नहीं होती। जिनको खेती करनी थी वो इधर वाले इलाके पर हमला करके कब्जा करने की कोशिश करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का इलाका, बाहर व्यापार होता था। हमारा देश दूसरे देशों में सामान भेजता था। आपने बहुत सारी जगहों का जिक्र सुना होगा, बहुत सारे बंदरगाह बने हुए थे उस टाइम के अंदर भी। यहाँ पे बताते हैं कि जैसे नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, ऐसी निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य, ये अपने समय का सबसे बेहतरीन साम्राज्य था, और यहाँ पे काली मिर्च और मसाले, कपड़े, जड़ी बूटियाँ, इनकी भारी मांग रहती थी। मतलब ये दिखाते थे हम लोग अमीर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
सिल्क का कपड़ा सब शुरुआती दौर में जब सिल्क इतना ज़्यादा महंगा था कि खरीदना ही किसी के बस का नहीं है ना, उस टाइम पे ये रोमन साम्राज्य के राजा लोग ही उनको खरीदा करते थे। अब समझ लो कि उनके पास सोना चांदी आभूषण कितने होंगे। हमें कुछ सिक्के मिले हैं, ठीक है, सोने के सिक्के मिले हैं और ये अलग अलग राजाओं की मोहर के साथ हमको देखने को मिले हैं, सिक्के और राजा, ठीक है। सबसे पहले सिक्के जो है हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे। मतलब सिक्के जारी तो पहले भी हो चुके थे हल्के फुल्के से, लेकिन कुछ एक मिले हैं। अब जो भारी अमाउंट में मिलेंगे उन्हीं को तो मानेंगे। तो इसी के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि जो ज़्यादा सिक्के जब ढंग से चले ना, तो हिंदू यूनानी शासकों ने शुरुआत में जो है अच्छी खासे सिक्के शुरू कर दिए थे। सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाणों राजाओं ने जारी किए थे, सोने के सिक्के। और कमाल की बात यह है कि जो कुषाणों ने जो सोने के सिक्के बनाए, उनका जो वजन था ना, और जो हिंदू यूनानी शासकों के जो सिक्के थे उनका जो वजन था वो ऑलमोस्ट बराबर था, ठीक है। मतलब मोहरे वोहरे बदल जाती थी। ये सिक्का देख सकते हो आप, ये देख रहे हो, इसके ऊपर कुछ मोहरे चिपका रखी हैं और बस बन गया, ऐसे ही ठोक दिया बस। आज के पैसों की तरह नहीं कि प्रिंटिंग बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ हुई तो नहीं चलेगा, वो ऐसा नहीं था। यहाँ पे बस सिर्फ मोहर सी लग जाती थी, चल हो गया, सिक्का बन गया, ऐसे होता था, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है सिक्कों के डिज़ाइन बदलते चले गए। लोगों ने जो है, हमें जो है कुछ टाइम तक तो सिक्के मिले, लेकिन 6वीं शताब्दी जब आई ना, इसके बाद हमें सिक्के मिलने कम हो गए। मतलब हम जब इतिहास देखते हैं, एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम में ये राजा था और इसने ये सिक्के चलाए, पता लग गया हमको, ठीक है। अब वो जो सिक्के चलाए गए थे ना, वो धीरे धीरे हमें देखने को मिला कि वो खत्म हो गए। और 6वीं शताब्दी के अंदर तो हमें ऐसा देखने को मिला कि सिक्के मिले ही नहीं, बहुत ही कम मिले लेकिन बहुत कम मिले। तो इससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि सिक्के शायद से जो है सोने के सिक्के बनाने उन्होंने बंद कर दिया हो। तो फिर व्यापार कैसे करते थे? मतलब क्या वो अपने से पिछली जो जनरेशन थी उससे भी पिछड़ गए थे? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अंदाजे हैं पुरातत्वविदों के, बहुत सारे पुरातत्वविद अपनी अपनी गाथाएं बताते हैं। हो सकता है कि उन लोगों के पास तंगी आ गई हो, आर्थिक तंगी, पैसा ही ना बचा हो सकता है वो गरीबी में आ गए हो, कुछ अकाल पड़ गया हो, कुछ भी अंदाजे चलते रहते हैं ऐसे इनके। या फिर जो है पैसे कोई स्टोर ही नहीं करके रखता हो, जैसे आजकल काला धन बोला जाता है जिसको, वो ना करता हो, वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बातें हैं मूल बातों के ऊपर, मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। अभिलेखों का अर्थ हम निकालते कैसे? ये एक गुप्त काल का सिक्का हमको मिला है, ये देख सकते हो। वैसे इसके ऊपर पॉलिश कर दिया क्या, इतना चमक कैसे रहा? ये सिक्के देखो तुम कैसे काले से हुए पड़े हैं, पता नहीं क्या किया। चलो ये जो भी था, अब जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये भाषा है, देखो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, ये भाषा है पूरी। और ये जो है, अब ये पत्थर है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये पत्थर है। और पत्थर के ऊपर से जो है ना, पत्थर कभी कभी खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे देख सकते हो, ये पत्थर टूट गया, यहाँ पे टूट गया। तो ऐसे उस भाषा को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जो है प्रीदेप, पता नहीं कौन सा बंदा था यार, वो जो भी था, उसने जो है शुरुआत में बताया भी था, पाठ शुरू हुआ था, तो आगे आएगा शायद वो थोड़ी देर में। देखो यहाँ पे उसने मतलब निकाल दिया था। यहाँ पे देखो, ये जो है, ये क है, ये च है, ये ढ है, ये द है, ये म है, ये र है। ऐसे अक्षरों का महत्व निकाला गया, मैचअप खेला गया और भाषा बन गई। भैया अब क्या करते, बन गई तो बन गई। तो इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया था हमारे समाज में। मतलब हमें जो आज की सोच थी ना कि इतिहास को पढ़ा नहीं जा पा रहा, तो वो पढ़ पाए हम, कमाल की बात थी, अच्छी बात थी। तो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे और अशोक का अभिलेख मैच हुआ, मतलब बहुत सारा काम निमट गया, है ना। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? खरोष्टी लिपि को पढ़ा गया था। अब धीरे धीरे जो है अलग अलग विद्वानों ने अपना मैचअप किया। कोई यूनानी भाषा की ये जो खरोष्टी लिपि थी, यूनानी साइड की भाषा थी, तो उसको जो है उधर के लोगों ने अपने हिसाब से निकाला, इधर वाले अपने हिसाब से निकाल रहे, फिर अपना बस ऐसे धीरे धीरे बनता गया जुगाड़, ठीक है। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। ऐतिहासिक साक्ष्य का मतलब है कि इतिहास जो है ना, वहाँ पे हमें कुछ सबूत मिले, अच्छे खासे सबूत मिले हैं। अभिलेखों में लिखे हुए अभिलेख मिले हैं जो, तो अच्छे खासे सबूत मिले। मतलब उन राजाओं की जीवनी मिली, क्या उन्होंने किया, युद्ध लड़े, क्या हुआ। लेकिन हमें ये कमाल की बात यह है कि हमें वहाँ के आम लोगों के दुख, आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। और इसका सिंपल सा रीज़न ये हो सकता है कि ये जो राजा लोग थे ना, इनके पास पैसा था और गरीबों के पास कर के लिए भी पैसा नहीं था, तो कैसे देते भैया। अब राजा का आदेश देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बस राजा का आदेश है। अतीत में मसालों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना इकट्ठे करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन मैंने जो है व्यवस्था की है। लोगों के समाचार ऐसे, मतलब अभिलेख मिले हमको यहाँ पे। राजन देवनापी या प्रदीप
प्रियदर्शी यह कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो है ना, ये राजन, ये अशोक का नाम है ये, ठीक है। देवताओं का जो है प्यारा अशोक, ये ऐसे राजन, मतलब उस टाइम पे लिखा जाता था। लेकिन बाद में जो है, अगर देखो एक राजा है वो खुद अपनी कहानी बताएगा तो वो खुद का नाम नहीं लिखेगा ऐसे अभिलेख पे, वो कुछ और नाम रख के चलाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा राजा उसकी कहानी बता रहा है ना अभिलेखों के माध्यम से, तो वो सीधा उसका नाम लिखेगा कि अशोक है। या फिर अगर वो बंदा भी है तो वो अपने युद्ध की गाथाएं लिख रहा है, तो उस टाइम पे जो वो उस टाइप के अभिलेखों में अपना नाम लिखेगा, ठीक है। वैसे नाम नहीं लिखते थे। तो ऐसे जो है यहाँ पे कुछ लिख रखा है इन्होंने, अभिलेख है ये, पढ़ सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पे देख सकते हो हिंदू यूनानी मैनांडर का एक सिक्का यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। ये एक साइड ये है, एक साइड ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बात आती है अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं। अभिलेख साक्ष्य, जो अभिलेख हमें मिले हैं उनकी भी एक सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि एक अभिलेख हमको मिल गया, वाह भैया वाह मजा आ गया, तो सारी इतिहास का पता लग गया हमको, ऐसे नहीं होता। होता क्या है कि शुरुआत में जब हमें कुछ अभिलेख मिलते हैं, थोड़ी सी कहानी पता लगती है, मान के चलो कुछ सबूत मिल गए हमको, कुछ साक्ष्य मिल गए, भाषा लिखी है वो पढ़ नहीं पा रहे। जैसे आज तक हड़प्पा सभ्यता की भाषा लगभग 100 साल बीत गए मिले हुए उस सभ्यता को, और आज तक उस सभ्यता की भाषा को पढ़ा नहीं जा सका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतिहास जानना काफ़ी मुश्किल भरा होता है काम, ये इतना आसान काम नहीं होता। और यहाँ पे तो कहानी बनानी है, कहानी तो बनती रहेंगी बाद में, पहले ये तो समझ में आए किसके साथ क्या हो गया। बहुत सारा इतिहास हमें पता लग चुका है, लेकिन हो सकता है कभी भविष्य में ये इतिहास बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। क्या पता जो भाषा हमने पढ़ी है वो गलत हो, कुछ दूसरे तरीके से पढ़ी जाती हो, कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो है अभिलेख है, इनकी सीमाएं होती हैं, ऐसा नहीं है ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। कुछ चीज़ें हमें जो है कुछ आम यूज में जो प्रयोग में लाई जाती चीज़ें थी, तो उनसे कुछ अंदाजे लगते हैं, अंदाजे होते हैं कुल मिला के इतिहास में जो सबूत हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये है एक ताम्र पत्थर, देख सकते हो। ये ताम्र पत्थर जो है हमें 6वीं शताब्दी का मिला है कर्नाटक के अंदर। तो देख सकते हो कितनी खूबसूरत भाषा लिखी हुई है, और इस भाषा को अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आप इतिहासकार बन सकते हो। वैसे मैं तो नहीं पढ़ सकता, मुझे तो समझ में नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। चलो बाय द वे इनकी मर्जी है, पढ़ते रहेंगे, आपको बस हिंदी में पढ़ना है, वही आसान सी बात है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो है चैप्टर तो हो गया वैसे ख़त्म, लेकिन कुछ मेन हाइलाइट्स है जो नीचे हैं, और ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, सो इनको स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। ये बस याद करने की चीज़ें हैं। मतलब धान की रोपाई, गंगा घाट में नगरीकरण, महाजनपद, आहत सिक्के, ये इस टाइम के आसपास हुआ था। ये सारी चीज़ें 600 से 500 ईसा पूर्व। देखो जो ईसा पूर्व है ना, ये उल्टे चलते हैं, उल्टे नहीं चलते, 600 700 800 ऐसे नहीं चलेंगे, 600 500 400 300 ऐसे होते हैं ये। 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ बन गई। उसके बाद में जो है सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर जानते हो ना, वो बंदा जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था, लेकिन भारत में घुसते ही बहुत बुरी तरीके से चंद्रगुप्त के हाथों पीटा गया, फिर वापिस नहीं आया। वो वैसे सेना हार मान चुकी थी, उसकी बोली हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत लड़ लिए हम, तो वो भाग गई थी, उस वजह से भी उसको पीछे हटना पड़ा था। अशोक का शासन आया, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य बना, उसके बाद अशोक आया, ठीक है। अब बाद में आया मौर्य साम्राज्य जो था, ये ख़त्म भी हो गया। ऐसे थोड़ी ना पूरी पुश्ते की पुश्ते वहाँ पे बैठी रहेंगी, क्या पता कौन कब हमला कर दे, कुछ भी हो सकता है। अशोक ने वैसे सारी चीज़ें बर्बाद ही कर दी थी। वैसे अभिलेख जो हमें मिले हैं वो अशोक के मिले हैं। उसने जो है युद्ध छोड़ दिया था, जिसके चलते जो उनका साम्राज्य था ना वो बंद के रह गया, नहीं तो पता नहीं कहाँ लेके चला जाता अशोक उसको। उसके बाद पश्चिमोत्तर में शक शासन था, दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांडे, दक्कन में सातवाहन, ऐसे राज कर रहे थे अलग अलग राजा लोग। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ, गुप्त साम्राज्य शासन का आरंभ हुआ, समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त अहम राजा था इन गुप्त वंश का, ठीक है। ये जो है टाइम पीरियड है, यहाँ पे थोड़ा सा बस अंदाजा होना चाहिए आपको, मतलब पहले कौन था, फिर क्या हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए पता लगे आपको कि ये जो है चंद्रगुप्त से पहले समुद्रगुप्त आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको आइडिया लगना चाहिए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। आगे देखते हैं, कालरेखा 2 दे रखी है, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था 1784 में। कोकिन मैकनीज ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख इकट्ठे कर लिए थे 1810 में। जेम्स प्रिंसेप, ये बंदे का नाम जरूर याद रखना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बंदे का नाम। इसके बारे में या तो पूछेंगे, इसके वर्णन कीजिए, इसने कौन सी भाषा ढूंढ निकाली, ब्राह्मी जो भाषा थी ना 1838 में, इसने ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ निकाल दिया था, जो कि अशोक के लिखे हुए अभिलेख थे। मुद्दे की बात ये नहीं थी कि इसने मतलब निकाल दिया, इसने मतलब उस भाषा का निकाल दिया जिसके सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले थे, ठीक है। तो
तो ये अच्छी बात थी और इसकी वजह से इतिहास की जो कहानियां हैं हम पढ़ पा रहे हैं। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित कर दिया। दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक आया 1886 में। 1888 में ये इसका जो है प्रथम अंक फिर से आया, पता नहीं क्या सीन हुआ। 1965 से 66 में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित कर दी। मतलब कुछ किताबें विताबें होंगी, मेरे को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लेना। देखो एक तो इसमें से जो है अभ्यास के प्रश्नों में से मैं बता सकता हूँ कि मतलब अंदाजे से कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो एक तो ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, इनको स्किप कर सकते हो आप सीधा सीधा। ये इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयर पूछे जाते हैं। आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। यहाँ पे चर्चा वर्चा नहीं होती। सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहास कैसे करते हैं। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम्स में। देखो ये रैंडम क्वेश्चंस है बोर्ड्स के हिसाब से, मतलब पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर देखे जाएंगे, उनके हिसाब से मैं अलग से आपको क्वेश्चन बताऊंगा। हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई, आरबीएसई, तो ये जो बोर्ड्स हैं इनके मैं क्वेश्चन पिछले सालों के चेक करके वो बता दूंगा, ठीक है। वो साइट के ऊपर एडअप हो जाएंगे आपके। लेकिन फिलहाल जो है एवरेजली बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं यहाँ पे। और नीचे काफ़ी सारे भैया, ये तो उत्तर मौर्य काल के विकसित राजस्व पर विचारों पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे वर्णित काल, ठीक है। मौर्य वंश के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। प्रमाण मिलते, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये अशोक वाला कि अशोक के हमें कौन से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पढ़ लेना, आपको आइडिया भी होगा। इतने सारे एग्जाम्स आप दे चुके हो पुरानी क्लासेज में, तो पता लग जाता है यार कि कौन सा एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं आता है। आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही रैंडमली भरे होते हैं यहाँ पे। चलो बाकी इंपॉर्टेंट की वीडियोस मैं अलग से बना दूंगा, आपके काम आएगी वो चीज़ भी। प्ले लिस्ट खोल के देख लेना, थोड़े बहुत टाइम में मिल जाएगी। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट हो जो आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।